इंग्लैंड में क्रिकेट मैच हो रहा है तो भी हम उसको इंडिया में बैठे बैठे देख सकते हैं। कैसे? लाइव, वो भी। कहीं पर फुटबॉल का मैच हो रहा है किसी यूरोपियन कंट्री में, हम उसको यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं। ऐसा कैसे हो रहा है भाई? सैटेलाइट की मदद से वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं भाई। हम ये देख सकते हैं कल वेदर कैसा रहने वाला है। कैसे होता है ये वेदर फोरकास्टिंग? कैसे होती है? सैटेलाइट की मदद से। जीपीएस ट्रैक कर सकते हैं अभी हम, कहाँ गाड़ी चल रही है, क्या हो रहा है। गूगल मैप्स यूज कर सकते हैं सैटेलाइट की मदद से। ये सैटेलाइट्स से जो कम्युनिकेशन होता है ना, इससे इतना एडवांसमेंट हो गया है टेक्नोलॉजी में कि हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर हमें गैस करना हो अर्थ के अराउंड अभी कितनी सैटेलाइट्स घूम रही हैं, जंक और जो काम की है वो मिलाकर कितनी घूम रही होंगी? एनी गैस अगर हमको करना हो कि अर्थ के अराउंड कितनी सैटेलाइट्स 2018 की बात करें अगर, तो कितनी घूम रही होगी? मोर देन 4800 सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहे हैं। वो अलग अलग तरह से चक्कर काट रही है। कुछ इक्वेटोरियल प्लेन में काट रही हैं, कुछ पोल से पास हो रही हैं, कुछ टेढ़ी पास हो रही है, ऐसे कुछ ऐसे चक्कर कर रही है। तो बहुत सारे तरीके के ऑर्बिट्स में सैटेलाइट चक्कर काट रही हैं। उनका अलग अलग एप्लीकेशन होता है, ठीक है। लेकिन 4800 से ज़्यादा सैटेलाइट्स कर रहे हैं। उसमें से अराउंड 2800 से थोड़ी सी ज़्यादा जंक हैं, बेकार हो चुकी हैं। या तो उनको वापस बुला लिया जाएगा या वो एटमॉस्फेयर में ख़त्म हो जाएंगी। पर आप सोचिए कितना मेटल अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहा है, ठीक है। अब ये सैटेलाइट्स कैसे घूमती है, क्या पर्पस किसका होता है, वो हम समझेंगे। भाई मान लीजिए जैसे इंडिया में क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, आईपीएल चल रहा है, अब उसको दूसरे देश के लोगों को भी देखना है, तो कैसे वो जो लाइव टेलीकास्ट होता है वो कैसे होता है? तो क्या कोई सैटेलाइट हमेशा उस पर्टिकुलर रीजन को कवर कंटिन्यूसली करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, तभी तो वो उस जहां पर क्रिकेट मैच हो रहा है उस जो डेटा क्रिकेट मैच जो कैप्चर कर रहा है, जो कैमरा क्रिकेट मैच का डेटा कैप्चर कर रहा है, वो उस सैटेलाइट को तभी तो भेज पाएगा। तो वो कंटिन्यूसली उसी जगह के ऊपर रहनी चाहिए। लेकिन अर्थ तो घूम रही है, तो सैटेलाइट को भी अर्थ के बिल्कुल साथ साथ घूमना पड़ेगा, तभी तो वो कैप्चर कर पाएगी उस रीजन को हमेशा। तो ये किस टाइप की सैटेलाइट होती है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं ऐसी, जो अर्थ के एक रीजन पे ही हमेशा फोकस करती है। अर्थ के रेस्पेक्ट में ऐसा लगता है अगर हम उस सैटेलाइट को देख सकते होते तो यार हमको हमेशा दिखता वहीं की वहीं है, वो दिन रात वहीं की वहीं है, जबकि अर्थ तो 24 आवर्स में घूम जाती है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, भी समझते हैं इसको। देखो, अब सबसे पहले जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड जो मोशन कर रही है, जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मोशन कर रही है, अब वो नेचुरल सैटेलाइट भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट तो एक ही है, मून, ठीक है ना। मून भी अर्थ के अराउंड सर्कल करता है, 27.3 डेज में करता है सर्कल वो, ठीक है ना। अब जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं सैटेलाइट्स का, वो हम सर्कुलर ऑर्बिट मान के करेंगे। भाई कई सैटेलाइट्स का इलिप्टिकल है, कई का नियर टू सर्कुलर है, लेकिन हम जो एनालिसिस करेंगे वो अभी सर्कुलर ऑर्बिट मान के करेंगे एनालिसिस, ठीक है। सो लेट्स एनालाइज मोशन ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो हमने अर्थ ले ली, ठीक है। ये प्लैनेट के अराउंड कोई सैटेलाइट घूम रही है। ये जो हम अर्थ के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, ये सारे प्लैनेट्स के अराउंड जो सैटेलाइट्स घूमती है, उनके नेचुरल सैटेलाइट्स उनके लिए भी होल्ड करेगा, ठीक है ना। अब हमने एक सैटेलाइट ले ली जो कि इस ऑर्बिट में घूम रही है। जिस पाथ में ये सैटेलाइट घूमती है उसको उसका ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से घूम रही है, ये चक्कर काट रही है अर्थ के अराउंड, ठीक है। अब भैया एक चक्कर कितने समय में काटेगी, वो इसका टाइम पीरियड होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। अर्थ और इस सैटेलाइट की क्या पोटेंशियल एनर्जी, इसकी क्या काइनेटिक एनर्जी, कितनी दूरी पर क्या वेलोसिटी, ये सब चीज़ें हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी ये सैटेलाइट ले लेते हैं। अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर ये हमने सैटेलाइट ले ली, ठीक है। ये नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। सैटेलाइट का मास है ms, अर्थ का मास है me, ठीक है। तो भाई अब इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल है v स्पीड से ये घूम रही है,
सर्कुलर मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सर इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, हमको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस सैटेलाइट खींची, जिससे अर्थ इस सैटेलाइट को खींच रही है, कितनी है भैया, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर। तो Gm1m2 बाय आर स्क्वायर इसको इधर फोर्स खींच रही है, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, मास ऑफ सैटेलाइट v स्क्वायर बाय आर, इससे ये कट जाएगा तो v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट Gme बाई आर, अंडर रूट Gme बाई आर। देखिए इसमें सैटेलाइट का मास नहीं है, इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पर r डिस्टेंस की दूरी पर, अच्छा ये r डिस्टेंस कहाँ से मेजर है, ये r डिस्टेंस कहाँ से मेजर है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट, ठीक है ना, अर्थ और सैटेलाइट के सेंटर के बीच की दूरी है ये r, Gme बाय आर। इसका मतलब ये हुआ चाहे भारी सैटेलाइट हो चाहे हल्के सैटेलाइट हो, अगर वो r डिस्टेंस की दूरी पर चक्कर काट रही है तो वो सेम स्पीड से चक्कर काटेगी, इसे ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं। ये सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड है, चाहे भारी हो चाहे हल्की हो। दूसरी चीज, जितनी दूर रहेगी सैटेलाइट, r जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी कम होगी, तो जितनी दूर सैटेलाइट होगी वो उतनी धीरे 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 चक्कर काटेगी। इनफैक्ट देखिए जितनी दूर सैटेलाइट होगी वो उतनी धीरे काटेगी, उतना ज्यादा चक्कर काटेगी, तो उसको टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा। तो जितना ज्यादा आर होगा उतना ज्यादा उसका टाइम पीरियड आना चाहिए, लॉजिक तो ये बोल रहा है। देखो जितनी दूर होगी सैटेलाइट उतनी धीरे चलेगी और उसको तो उतना ही बड़ा चक्कर भी काटना पड़ेगा, तो टाइम उतना ही ज्यादा लगना चाहिए। तो जरा टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं भैया। टाइम पीरियड होगा 2πr/v, कितना एक चक्कर में समय, उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 2πr, कितनी स्पीड से, v से। v की वैल्यू अभी निकाली हमने, अंडर रूट Gme बाई आर डाल देते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देते हैं Gme बाय रूट r, तो r की पावर 1/2, दिस इज r की पावर 1/2 और r की पावर 1 प्लस 1/2 इज 3/2, तो ये हो जाएगा r की पावर 3/2। यहीं पर ही कैलकुलेशन कर लिया हमने, तो r की पावर 3/2 और ये रूट, ये r क्यूब का रूट लिखा हुआ है, ये भी r क्यूब का रूट लिखा हुआ है ये, तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। तो टाइम पीरियड आ गया 2π अंडर रूट r क्यूब बाय Gme, r क्यूब बाय Gme। तो टाइम पीरियड देखिए किसके प्रोपोर्शनल आ गया, r की पावर 3/2 के। हमने अनुमान सही लगाया था, जितना ज़्यादा r होगा उतना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा, जितनी दूर सैटेलाइट होगी वो अर्थ के अराउंड चक्कर उतने ही ज़्यादा समय में काटेगी, ठीक है। t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2, समझ में आई बात हमको ये, ठीक है। तो टाइम पीरियड r की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। चलिए भाई, तो क्या हमसे टाइम पीरियड निकालने के लिए बोल देगा तो हम टाइम पीरियड निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए टाइम पीरियड कितना है, 2π अंडर रूट r क्यूब बाय Gme, ठीक है। अगर हम अर्थ और मून की बात करें, अगर हम अर्थ और मून की बात करें, दिस इज मास ऑफ मून, दिस इज, ठीक है, ये भी एक सैटेलाइट ही है, ये मून है, r डिस्टेंस की दूरी पर है। तो भैया मून कितने टाइम में अर्थ के अराउंड एक चक्कर काटता है, ये जो मून भाई साहब हैं ये कितने टाइम में अर्थ के अराउंड एक चक्कर काटते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 384,400 किलोमीटर्स होता है, अर्थ और मून के सेंटर के बीच में, ठीक है। ये वैल्यू रख देंगे मीटर में, जी की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पता है 6 × 10⁻²4, वैल्यू रख देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा सेकंड में, उसको डेज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो पता है कितना आएगा, 27.3 डेज। मतलब मून 27.3 डेज में अर्थ के अराउंड एक पूरा चक्कर कर लेता है। जैसे अर्थ सन के अराउंड 1 ईयर, अर्थ 1 ईयर में सन के अराउंड चक्कर काट लेती है पूरा, वैसे ही मून 27.3 डेज में पूरा एक चक्कर काट लेता है, पूरा का पूरा एक चक्कर काट लेता है अर्थ के अराउंड पे, ठीक है। अभी पता है अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमता है ये, अब ये अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमता है। अब हमको पता है हम अर्थ पे बैठे हैं, अर्थ को हमेशा मून का एक ही फेस दिखता है, हमेशा एक ही फेस दिखता है, ये पीछे वाला फेस नहीं दिखता है मून का कभी भी, क्योंकि
अब देखिए समझते हैं इसको, ऐसा क्यों होता है यार, हमको मून का हमेशा एक ही फेस, ये स्माइली वाला फेस ही क्यों दिख रहा है हमको, ये स्माइली वाला फेस ही क्यों दिख रहा है हमको, ये मून जो घूम के आ गया पूरा अर्थ से देख रहे हैं हम इसको, तो ये हमेशा हमको एक ही फेस दिखता है। क्यों? क्योंकि ये मून भाई साहब जो है 27.3 डेज में पूरा चक्कर काट लेते हैं अर्थ का, और ये खुद के एक्सिस के अबाउट भी 27.3 डेज अप्रॉक्स में ही घूमता है। जैसे देखिए अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट एक दिन में घूम जाती है, पूरा रोटेशन एक दिन में कर लेती है, इसलिए दिन और रात होती है। भाई सन यहाँ पर है, अर्थ पूरा एक चक्कर काट ली थी, ठीक है, मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, तो ये पूरा एक चक्कर काट लेगी एक दिन में खुद के एक्सिस के अबाउट, तो दिन और रात हो जाएगी। भाई ये सन यहाँ पर अभी दिन हो रहा है, ठीक है, यहाँ लाइट पड़ रही है, ये घूम जाएगी, अब यहाँ रात हो गई और दूसरी साइड दिन हो गया, फिर यहाँ दिन हो गया, ठीक है, ये मामला चलता है। तो अर्थ के तो दोनों फेस सन को दिख जाते हैं, अर्थ के तो दोनों फेस सन को दिख जाते हैं, देखिए दोनों फेस दिख रहे हैं। अर्थ एक साल में सन के अबाउट चक्कर काटती है। भाई जैसा अर्थ सन के अराउंड रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों कर रही है, वैसा ही मून भी अर्थ के अबाउट रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों कर रहा है। अब मून क्या होता है कि रोटेशन भी 27.3 डेज में करता है खुद के एक्सिस के अबाउट, और रिवॉल्यूशन भी 27.3 डेज में ही करता है खुद के एक्सिस के अबाउट। इसके कारण से उसका इसे ना सिंक्रोनस रोटेशन कहते हैं। सिंक्रोनस रोटेशन मतलब जितने टाइम में वो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है खुद, उतने ही टाइम में वो अर्थ के अराउंड भी घूमेगा, इसलिए हमें इसका एक ही फेस दिखता है मून का, क्योंकि सिंक्रोनस रोटेशन है। जबकि अर्थ और सन में ऐसा नहीं है, अर्थ तो एक दिन में घूम जाती है खुद के एक्सिस के अबाउट, और सन के अराउंड तो एक साल में घूमती है। ठीक है, समझ में आई बात? अगर मान लीजिए अर्थ भी अगर एक साल में रोटेशन करती, पता है, अगर अर्थ भी एक साल में रोटेशन करती और सन के अराउंड भी एक साल में घूमती, तो अर्थ के एक हिस्से पर ही हमेशा दिन होता और दूसरे पार्ट पे हमेशा रात होती, लाइट ही नहीं आती वहां पर। देखिए ये सन ऐसा है, बहुत अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं अर्थ का एक्सिस, एकदम सीधा मानते हुए अगर देखें इसको, तो ये अर्थ भी फिर ऐसे ही रोटेशन और रिवोल्यूशन करती, हमेशा ये स्माइली वाली साइड ही रोशनी पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो एक दिन में कर लेता है। ठीक है, इसलिए हमें मून का एक फेस ही दिखता है हमेशा। ठीक है, तो देखिए अगर हम मून का एक फेस थोड़ा कलर कर दें, तो देखिए मून अर्थ के अराउंड कैसे चक्कर काटता है। देखिए एक्चुअली में ये कुछ ऐसे चक्कर काटता है। देखिए हमें अर्थ से हमेशा मून का एक ही फेस दिखता है। ठीक है, इस तरीके से मून का सिंक्रोनस रोटेशन एंड रिवोल्यूशन होता है। चलिए भाई समझ में आए बात। चलिए अब वापस जनरल सैटेलाइट पे आ जाते हैं। हमने वेलोसिटी की बात कर ली, √gm/r, gme/r अर्थ के मास पे ही डिपेंड करती है। ये प्लैनेट के अबाउट सैटेलाइट घूम रही है, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, टाइम पीरियड देख लिया, r⁵ के प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड। रेडियस डबल हो जाएगा तो 2⁵ से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो जो सैटेलाइट जितनी पास होगी वो उतनी तेज घूमेगी, जल्दी घूम के आ जाएगी एक चक्कर, और जो इतनी दूर होगी वो उतने ज़्यादा समय बाद चक्कर काटेगी। ठीक है, ज़्यादा समय में एक चक्कर काटेगी। चलिए अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी अर्थ और सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी, इनकी बात कर लेते हैं। देखो तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी हो जाती है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख रखी है, तो Gm1m2/r। ठीक है, चलिए भाई काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी, वो ½ mv²। v कितनी निकाली थी हमने, v की वैल्यू निकाली थी √Gme/r, तो स्क्वायर करके रख देंगे इसकी वैल्यू यहाँ पर, कितनी हो जाएगी, ½ msGme/r। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 नीचे और इधर ms। ठीक है, ये हो गई। तो देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी से मैग्नीट्यूड वाइज, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो आधी आई है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी की अगर बात करें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक PE + KE का सम है,
पीई प्लस के ई का जो सम है तो कितनी हो जाएगी, -1 प्लस हाफ, -1 प्लस हाफ इज -हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगी माइनस ऑफ जी एम ई एम एस बाई 2r, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक का सम। समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आई। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी आ गई है। तो अगर इनका मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के आधा काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड है अगर नंबर की बात करें तो, और ये मैकेनिकल एनर्जी भी इसी के बराबर है अगर प्लस में बात करें तो, ठीक है। चलिए, अब हमको ऐसा भी बोला जा सकता है कि भाई सैटेलाइट, अब देखिए सैटेलाइट्स के कई बार ऑर्बिट्स चेंज करने पड़ते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजना है उसको। मान लो R1 रेडियस के ऑर्बिट से एक सैटेलाइट घूम रही है R1 रेडियस के ऑर्बिट में, उसको R2 रेडियस के ऑर्बिट में भेजना है, तो रॉकेट फायर करने पड़ते हैं, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कराना पड़ता है। भाई ये घूम रही है सैटेलाइट, आराम से मस्ती से घूम रही है, इसको बड़े ऑर्बिट में बड़े ऑर्बिट में भेजना है इसको, मान लीजिए, या छोटे ऑर्बिट में भेजना है, तो वर्क करना पड़ता है। अब वो वर्क कितना होता है वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए, फाइंड वर्क एक्सटर्नल टू चेंज ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम R1 टू R2। तो एक सैटेलाइट पहले R1 रेडियस के ऑर्बिट में घूम रही, फिर वो R2 रेडियस के ऑर्बिट में घूमने लग गई। अब बताना है R1 से R2 में चेंज करने में कितना एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। अपने आप तो जाएगी नहीं, ये सैटेलाइट तो खुद ही घूमती रहेगी, एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तब ये R2 अपना रेडियस चेंज करेगी। कैसे निकालें सर आप, देखिए ये घूम रही है तो इस सिस्टम में वर्क एनर्जी लगा देते हैं, वर्क एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस इंटरनल फोर्स भी है, बिल्कुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल तो हमको निकालना ही है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालना है। वर्क डन बाय इंटरनल एजेंट कितना होता है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएगा यू एफ प्लस के एफ, पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं हम, यू प्लस के एफ माइनस यू आई प्लस के आई, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, जो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। तो इतना एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा जितनी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आया। अब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, फाइनल R2 में कर रहा है, अभी कैलकुलेट करी थी, ये पहले कुछ एक वेलोसिटी v1 से जा रहा था, फिर ये सैटेलाइट यहाँ पर आने के बाद में v2 से जा रही है, काइनेटिक भी चेंज हुई, पोटेंशियल भी चेंज हुई, ठीक है। तो मैकेनिकल फाइनल माइनस मैकेनिकल इनिशियल, मैकेनिकल का फॉर्मूला अभी देखा था हमने, माइनस जी एम ई एम एस बाय 2R1 माइनस ऑफ माइनस जी एम ई एम एस बाय 2R2, ये हुआ एक्सटर्नल एजेंट का वर्क, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है अगर देखें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है जी एम ई एम एस बाई 2 बाहर निकाल लें तो ये आ रहा है 1/R2 माइनस 1/R1। देखिए माइनस माइनस प्लस, ओ ओ नहीं लफड़ा हो गया ना, देखिए लफड़ा हो गया, फाइनल में तो 2 है भैया, फाइनल तो 2 है, इनिशियल है 1, इनिशियली 1 है वो, हाँ, तो ये आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। R2 बड़ा है, देखिए R2 बड़ा है तो ये नंबर कम हो गया, तो ये नंबर पॉजिटिव आ गया, मतलब एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा अगर ऑर्बिट का रेडियस बढ़ाना है, तो बड़े ऑर्बिट में भेजना है, ज्यादा रेडियस के ऑर्बिट में भेजना है तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। देखिए 1/R1 माइनस 1/R2, ये बेसिकली R इनिशियल भी बोल सकते हैं इसको, R इनिशियल माइनस R फाइनल, अगर फाइनली ऑर्बिट बड़ा है तो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए भाई, और इसका मैग्नीट्यूड R1 R2 न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। ये U फाइनल प्लस K फाइनल और U इनिशियल प्लस K इनिशियल के सम से मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल जो हमने कैलकुलेट करी थी, ठीक है ना, वो साइन के साथ डाली है वैल्यू, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब
ये हमने क्या करा, एक घूमती हुई सैटेलाइट को, बहुत ध्यान से सुनना है, देखो हमको किस तरीके से उल्लू बनाया जा सकता है। देखिए इसमें एक जो बात ध्यान रखनी है, अब एक और टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं जिसमें गलती होने की चांसेस होती है। सटासट लोग याद रख लेते हैं, एमई फाइनल माइनस एमई इनिशियल वर्क डन एक्सटर्नल, लगाओ फॉर्मूला डायरेक्ट धमाधम। लेकिन इस फॉर्मूले की ये वैल्यू तब आती है जब ये सैटेलाइट घूम रही हो। अब कई बार ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि हमको अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट लॉन्च करनी है, सैटेलाइट रेस्ट पे पड़ी है अर्थ के सरफेस पे, उसको फिर किसी ऑर्बिट में भेजना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसमें फिर जो काइनेटिक एनर्जी होती है इनिशियल वाली, वो ½ mv², जो पोटेंशियल एनर्जी की आधी आती है वो नहीं आती है, ये ध्यान रखना है। देखिए देखते हैं अभी अपन, भाई ये तो हमने डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि u इनिशियल k इनिशियल की वैल्यू u फाइनल k फाइनल जब सैटेलाइट घूम रही होती है तो उनका सम इतना आता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा दिख जाए सवाल हमको, अ सैटेलाइट ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट, ये बहुत केयरफुली देखना है, रेस्ट पे थी अर्थ सरफेस पे, इज लॉन्च इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, re की दूरी पर ही उसको इतने re हाइट पर, मतलब कितने रेडियस के उसमें, ये टोटल यहां से यहां देखेंगे तो re प्लस re 2re के सेंटर से देखिए इतने रेडियस के उसमें उसको घुमाना है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू सो इज, कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, मतलब कितना एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करवाना है। ठीक है, अब देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय इंटरनल एजेंट। इनिशियली तो जो सैटेलाइट थी वो सरफेस पे मौजूद थी, रेस्ट पे थी, वो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अभी भी देखिए वर्क डन बाय इंटरनल को हम लिख देंगे u इनिशियल माइनस u फाइनल, तो ये इधर पहुंच जाएगी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल अभी भी जो है काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल आ जाएगा, अभी भी उतना ही आ रहा है। मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, अभी भी उतना ही आ रहा है। ये मैकेनिकल एनर्जी के टर्म्स में देखें तो कोई एक्सटर्नल एजेंट उतना ही तो वर्क करेगा जितनी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आया। लेकिन अब मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल को हम माइनस जी एम ई एम एस बाय 2 सेंटर से जितनी भी दूरी आर ई नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में अब काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो अब हम बिल्कुल जो बेसिक से जो है बिल्कुल यहीं पर ही वैल्यूज डाल देंगे अब डायरेक्टली। काइनेटिक एनर्जी फाइनली अब ये फाइनली तो इसको ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया तो ये फाइनली v फाइनल से चलेगा, तो ½ msv_2। पोटेंशियल एनर्जी फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी एम ई एम एस बाई कितना है डिस्टेंस 2re, u फाइनल में देखें तो 2re है, ठीक है 2re माइनस का माइनस, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली वो यहां पर था re दूरी पर, तो माइनस जी एम ई एम एस बाई आर ई। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बस ध्यान रखना है इस चीज का कि रेस्ट से छोड़ा है कि चलती हुई सैटेलाइट का ऑर्बिट चेंज करा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है ना, तो बस अब सॉल्व कर लेंगे। तो v फाइनल कितनी होती है हमको पता है, v तो हमको पता है कितनी होती है, जी एम ई बाय 2re। ठीक है, और माइनस जी एम ई एम एस बाय 2re। एक काम करते हैं, जी एम ई एम एस तो बाहर निकाल लेते हैं। एक काम करते हैं, ये जो g अब तो सॉल्व कर रहे हैं, एम एस बाई आर ई को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 1/4, इधर आ जाएगा -1/2, और इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो 1 माइनस हाफ इज हाफ प्लस 1/4 इज 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4 जी एम ई एम एस बाई आर ई। ठीक है, ये आ गया। अब इसको है ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सरफेस पे कितनी होती है,
सरफेस पे जी नॉट कितनी होती है, GME/RE²। तो ये GME/RE को रिप्लेस कर देते हैं। कई बार आंसर हमको जी के टर्म्स में भी दे देते हैं। तो GME/RE कितनी हो गई, G0 इंटू RE, और ये आ गया MS। तो ये आंसर आ गया G0 के टर्म्स में। बस कैपिटल जी में पूछा है तो ये आंसर, G0 के टर्म्स में पूछा है तो ये आंसर। सीखने वाली बात क्या, ध्यान रखना है कि सैटेलाइट को रेस्ट से छोड़ा है या चलती हुई सैटेलाइट का ऑर्बिट चेंज हुआ है, कंसेप्ट एक ही लगेगा। बस जल्दीबाजी में डायरेक्ट फॉर्मूला मैकेनिकल एनर्जी का -G m1m2/2r ना लगा दें, सोच के लगा है, ठीक है। अब देखिए अर्थ के अराउंड जो है सैटेलाइट्स अलग अलग ऑर्बिट में घूम सकती है। जैसे मान लीजिए सैटेलाइट है और ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ भी घूम रही है, ये अर्थ भी घूम रही है, 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 और इसमें इंडिया वही ये रहा, ठीक है। अब देखिए जो सैटेलाइट है ये ऐसे भी घूम सकती है, ये इक्वेटर के अलोंग भी चक्कर काट के आ सकती है, ये पोल्स के अराउंड भी चक्कर काट सकती है, ये ऐसे टेढ़ा चक्कर भी काट सकती है, ऐसा ही चक्कर भी काट सकती है। ये सारे ऑर्बिट्स जो है ना ये स्टेबल ऑर्बिट होते हैं। एक्चुअली इन्हीं में सैटेलाइट्स को घुमाते हैं कि जिनके ऑर्बिट्स का सेंटर अर्थ के सेंटर से कोइंसाइड करे। बेसिकली जो अर्थ का सेंटर है वही इन ऑर्बिट्स का सेंटर हो तो स्टेबल होते हैं। सर ये ऊपर वाला ऑर्बिट क्यों नहीं हो सकता, अगर मान लीजिए कोई सैटेलाइट ऐसे घूमना चाहे खुद से तो ये स्टेबल ऑर्बिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए अब जब ये ऑर्बिट है तो जब सैटेलाइट को अगर एक जगह अपन देखें तो फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ लग रही है। देखिए भाई इस ऑर्बिट का सेंटर अर्थ के सेंटर से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो ये जो ऑर्बिट है ये स्टेबल नहीं, क्योंकि फोर्स तो सैटेलाइट के ऊपर अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगी, तो फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही है और उसको सेंट्रीपिटल तो आगे की तरफ चाहिए, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये स्टेबल ऑर्बिट नहीं है। तो स्टेबल ऑर्बिट वो होते हैं जिनका सेंटर अर्थ के सेंटर के साथ में कोइंसाइड करता है। चलिए पहले तो ये चीज हमको समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिए तो जो भी हम ऑर्बिट्स की बात करेंगे वो सारे स्टेबल ऑर्बिट्स की बात करेंगे जिनका सेंटर अर्थ के सेंटर से कोइंसाइड करेगा। अब मान लीजिए IPL चल रहा है, अब उसका लाइव टेलीकास्ट दूसरे देशों में करना है मान लीजिए, तो कैसे होता है, यहाँ से कोई इंडिया में मान लीजिए IPL चल रहा है अभी, तो कैमरा इसकी रिकॉर्डिंग करेगा, वो सिग्नल भेजेगा सैटेलाइट को। तो अब सैटेलाइट को सिग्नल भेजने के लिए सैटेलाइट कंटिन्यूसली इंडिया के ऊपर ही होनी चाहिए, मतलब जो लाइन ऑफ साइट जो सैटेलाइट की इंडिया से है वो की वही रहनी चाहिए। तो जैसे अर्थ घूम रही है सैटेलाइट को भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही घूमना पड़ेगा। सोच के देखिए भाई, मान लीजिए अर्थ घूम गई, सैटेलाइट यहीं की यहीं रह गई, तो फिर गया ना मैच, फिर सिग्नल कैसे पहुंचेंगे। तो सैटेलाइट को भी हमें ऐसी सैटेलाइट की जरूरत है इसमें जो कंटिन्यूअसली उसी एरिया को कवर करती रहे। वो ऐसी सैटेलाइट हो जो कि हमेशा एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर ही रहे, उसे हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये वो सैटेलाइट होती है जिसको अगर हम मान लीजिए हम देख रहे हैं ना कि यार अगर मान लीजिए हमको कोई सैटेलाइट दिख रही तो वो हमेशा हमको एक ही जगह पर दिखेगी, मतलब कि जैसे अर्थ घूम रही है जितने टाइम में वो सैटेलाइट भी उतने टाइम में घूमेगी। अर्थ कितने टाइम में एक चक्कर काट लेती है, अर्थ कितने टाइम में एक चक्कर काट के वापस आ जाती है, 24 आवर्स में आ जाती है। तो वो सैटेलाइट भी जो है अर्थ के साथ साथ 24 आवर्स में चक्कर काट के आ जाए, ठीक है। तो 24 आवर्स में चक्कर काट के आ जाए। अब देखिए बिल्कुल उसी लोकेशन के ऊपर रहना है, तो सिर्फ एक ही प्लेन बचता है जिसमें ऐसी सैटेलाइट रह सकती है, और वो पता है कौन सा प्लेन है, इक्विटोरियल प्लेन। क्योंकि अर्थ जो है इक्विटोरियल प्लेन के अलोंग, जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इक्विटोरियल प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब मान लीजिए अगर कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रही है, ठीक है ना, और अर्थ तो ऐसे घूम रही है भैया, अब कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रही है तो एक पॉइंट के ऊपर तो रह नहीं सकती। तो सिर्फ जो इक्विटोरियल प्लेन ही ऐसा प्लेन है जिसमें वो सैटेलाइट घूमेगी तो अर्थ के एकदम सामने उसी पॉइंट को, इनफैक्ट उसी एरिया को कवरेज करेगी 24 आवर्स में। ये सैटेलाइट कहलाती हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सी सैटेलाइट होती है, जो कि इक्वेटोरियल प्लेन में 24 आवर्स टाइम पीरियड का सर्कुलर ऑर्बिट में करती है, ठीक है, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब देखिए अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है,
अब जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो इस सैटेलाइट को भी वेस्ट टू ईस्ट ही घूमना चाहिए। मतलब इसका नाम पता है, जियो स्टेशनरी। जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी रुकी हुई। मतलब अगर हम अर्थ से हमको सैटेलाइट दिख रही है ना, तो हमको ऐसा लगेगा यार ये सैटेलाइट हमेशा यहीं पर ही, अभी भी यहीं पर है, 1 घंटे बाद भी, 2 घंटे बाद भी, 3 घंटे बाद भी, 24 घंटे हमारे वहीं के वहीं सामने के सामने ही है। कैसे पॉसिबल है ऐसा? ये यार हमारे एकदम सामने ही है, कैसे पॉसिबल है? जितनी देर में अर्थ घूम रही है उतनी देर में ही वो सैटेलाइट भी घूम के आ जाए, तो जियो स्टेशन सैटेलाइट हो गई। वेस्ट टू ईस्ट, इसके ऑर्बिट को पता है क्या कहते हैं? पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं इसको, ठीक है ना। जो इसका ऑर्बिट होता है ना, पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं। अब देखिए, कोई हमसे पूछे मून, मून जियो स्टेशनरी है क्या? नहीं, मून तो हमें चलता हुआ भी दिख जाता है, सामने आ जाए, अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वो इधर पहुंच जाता है, फिर वो कल वापस उठ के आता है। तो मून जियो स्टेशनरी नहीं है। इनफैक्ट उसका पीरियड तो जो है 27.3 डेज है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कितना होता है? 24 आवर्स। तो ये जो सैटेलाइट्स है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये पता है किस में काम आती है? ये टेली कम्युनिकेशन में काम आती है, वेदर फोरकास्टिंग में काम आती है। ये एक ही लोकेशन को ट्रैक करती रहती है हमेशा। मान लीजिए यहाँ सैटेलाइट है, वो इस लोकेशन को ही हमेशा ट्रैक करती रहेगी, इसी के ऊपर नजर रखेगी, वो बिल्कुल इसी के साथ 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 घूमती रहेगी। अगर हम और टेक्निकल टर्म्स में बोले ना, तो पता है अर्थ और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिजिड बॉडी हो जाते हैं। ये रिजिड बॉडी हो जाते हैं। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर इसको फिक्स ही कर दिया, ये फिक्स कर दिया इसको, अब जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वैसे वैसे ही घूमती जा रही है। दे आर एज अ वन रिजिड बॉडी, ठीक है ना मस्त चीज। इससे ही तो सारी टेलीकास्टिंग कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पर क्रिकेट मैच चल रहा है, अब ये सैटेलाइट हट गई, किसी ने बॉल मारी, अब वो 6 जाने वाला था, सैटेलाइट ही गायब हो गई, हमें पूरा मैच ही नहीं दिखा। ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं वेस्ट टू ईस्ट जाती है। चलिए भाई, अब हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√r³/gme, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कितना? 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स टाइम पीरियड है। तो इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना होना चाहिए? कैलकुलेशन कर लेंगे, टाइम पीरियड में 24 आवर्स डाल लेंगे, तो जो आर की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर 24 आवर्स रखने पर वो आएगी 42,170 किलोमीटर अप्रॉक्स, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ से। अब उसमें से अगर हम अर्थ का रेडियस हटा दें 6370, तो 35800 किलोमीटर की हाइट पर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। 35800 किलोमीटर अप्रॉक्स, 35,800 किलोमीटर की दूरी पर जो सैटेलाइट होगी उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होगा। अब इसकी सर ऑर्बिटल स्पीड कितनी है? ये कितनी स्पीड से घूमती है? √gm/r हमको पता है। तो जब वो कैलकुलेट करेंगे तो वो आती है अप्रॉक्सीमेटली 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। ये सारी वैल्यू हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। 35,800 किलोमीटर दूरी पर ये रहती है और 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड से ये चक्कर काटती रहती है। समझ में आया? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब देखो, ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इक्वेटर के एकदम जो सामने है और अर्थ के साथ घूम रही है, ये कितना एरिया ऑफ अर्थ कवर कर पाती होगी? क्या ये पूरी की पूरी अर्थ को कवर कर लेती है क्या? नहीं भाई, ये तो कितना एरिया कवर कर पाती होगी? लगभग इतना एरिया कवर कर पाती है। पता है, आप देख सकते हैं ये कितना एरिया कवर कर पाती होगी। अभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना एरिया ग्लोब का कवर कर पाती है ये देखेंगे अपन। अभी देखिए कैसे देखेंगे, देखिए जितना एरिया आपको विजिबल हो रहा है उतनी एरिया पर ही तो वो सिग्नल भेज सकती है और उतने एरिया से ही तो वो सिग्नल रिसीव कर सकती है। सिग्नल भी तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो भी तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी जैसे लाइट ट्रैवल कर रही है। तो जितना एरिया देखिए इल्यूमिनेट हो रहा है इसका, उतना एरिया ही एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कवर कर सकती है। देखिए ये ऊपर की टोपी बच गई और नीचे की भी टोपी बच गई। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैलकुलेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 81 डिग्री लैटिट्यूड तक, 81 डिग्री लैटिट्यूड तक कवर कर पाती है वो। और ऊपर की दोनों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की जो पोल्स वाली टोपियां होती है ना, 2 टोपी बच गई, ये बच जाती है, ठीक है। अब देखिए कितनी सैटेलाइट्स, ये एक सैटेलाइट तो इतना एरिया कवर कर रही है। अब अर्थ घूमेगी तो ये सैटेलाइट भी घूमेगी, तो ये तो उसी एरिया पे कंटिन्यूसली लाइट उसी एरिया पे मारेगी, बाकी एरिया तो डार्क हो गया।
अब हमको कितनी सैटेलाइट्स और चाहिए कि पूरा इक्वेटोरियल रीजन कवर हो जाए? कितनी सैटेलाइट्स और चाहिए? सर अंदाजे से लग रहा है 2 में हो जाएगा काम। नहीं, देखिए 2 में नहीं होएगा काम, क्योंकि ये पूरा एक हेमिस्फीयर कवर नहीं कर रही। इक्वेटोरियल रीजन का भी देखे तो ये टैंजेंट जो जा रही है ये पूरा एक हेमिस्फेरिकल रीजन कवर नहीं कर रही है, ये पूरा एक आधा सर्कल नहीं कर रही है, थोड़ा सा पार्ट बच जा रहा है। तो पता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि 35800 किलोमीटर दूर पे होती है अर्थ सरफेस से, वैसी 3 सैटेलाइट्स में पूरी अर्थ कवर हो जाती है। देखिए हम दो जगह तो हम लाइट मारते हैं, देखिए दूसरी सैटेलाइट भी लाते हैं हम। देखिए अब 3 सैटेलाइट्स पूरा इक्वेटोरियल रीजन जो है कवर अप कर रही है। पूरा इक्वेटोरियल रीजन कवर हो रहा है इन 3 सैटेलाइट से। अभी ऊपर की जो टोपियां हैं, ऊपर की जो टोपी है वो तो बच रही है अभी भी। पोल्स पे जो ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो टोपियां हैं वो तो अभी बच रही है, पर हाँ पूरा इक्वेटोरियल रीजन 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मिलके कवर कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए अगर अपन इसका टॉप व्यू देखें ना, जो 3 सैटेलाइट्स हैं, तो भैया हम ये 2 सैटेलाइट्स और लगा देते हैं भाई। तो 3 जो सैटेलाइट्स हैं ये यहाँ पर 1, 2 और ये 3। अब देखिए अगर हम इन तीनों सैटेलाइट्स को एक साथ देखें और टॉप व्यू देखें तो इसका टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, हर एक सैटेलाइट अपना अपना इक्वेटोरियल रीजन कवर कर रही है और पूरा अर्थ का जो इक्वेटोरियल रीजन है ये कुछ इस तरीके से कवर कर रही है। ठीक है, 81 डिग्री लैटिट्यूड तक कवरेज होता है, उसके ऊपर ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो कि इक्वेटोरियल प्लेन में घूम रही हैं वो कवर नहीं कर पाती है। ठीक है, अब देखो इक्वेटोरियल रीजन तो कवर हो गया, पर अगर हमको पोलर रीजन, पोल्स पे भी नजर रखनी है तो क्या, तो कैसे सैटेलाइट्स यूज करेंगे? तो उसके लिए पोलर सैटेलाइट्स यूज होती हैं। पोलर सैटेलाइट कैसे घूमती है? तो देखिए ये अर्थ है, ठीक है, इसका इक्वेटोरियल प्लेन, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, तो अब जो पोल से जो सैटेलाइट पास होगी दैट इज पोलर सैटेलाइट्स। वो ऐसे पोल से पास होके अर्थ का रिवोल्यूशन करती है। अब पता है ये सैटेलाइट्स अलग अलग डिस्टेंस पे भी रह सकती है, जैसे कुछ सैटेलाइट्स 500 से लेकर 800 किलोमीटर ऊपर तक भी रहती हैं, और वो पता है लगभग 100 मिनट में, 100 मिनट में पूरा एक चक्कर काट लेती है अर्थ का। आप उनका टाइम पीरियड निकालेंगे ना तो 100 मिनट्स के करीब आएगा, 500 से 800 किलोमीटर वाली जो दूरी पर है, तो वो यार 100 मिनट में एक चक्कर काट लेती हैं। अब देखिए होता क्या है, अब ये अर्थ घूम रही है, तो अब ये पोलर सैटेलाइट एक चक्कर काट के आई, फिर ये अर्थ थोड़ी आगे बढ़ गई, फिर दूसरा चक्कर काट के आई, फिर दूसरा रीजन आ गया नीचे, फिर तीसरा चक्कर काट के आई, फिर कुछ अलग रीजन आ गया। तो ऐसे ना ये बेल्ट्स कवर करती रहती है। जैसे मान लीजिए नारंगी का हम जो है छिलका उतारे ना, पहले एक छिलका उतार दिया, फिर नारंगी घूम गई, फिर दूसरा छिलका उतार दिया, फिर नारंगी घूम गई, फिर तीसरा छिलका उतार दिया। ऐसे करके ये पूरे अर्थ को एक दिन में देख तो लेती है ये सैटेलाइट। आप सोचिए ना 100 मिनट में घूम रही है, एक चक्कर 100 मिनट में हो रहा है, तो कितने चक्कर दिन भर में काट लेगी। तो इस तरह से पूरे अर्थ को देख लेती है। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट वाले रीजन में घूम रही है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में घूम रही है। तो इस तरीके से ये पूरे अर्थ को भी कवर कर लेती है पोलर सैटेलाइट्स। अभी जो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं ये रिमोट सेंसिंग में काम आती हैं, और जो इन्वायरमेंटल स्टडीज हैं उनमें भी इनका काम आता है। ठीक है, तो हमने देखिए सैटेलाइट्स के मोशन के बारे में पढ़ा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ी, पोलर सैटेलाइट पढ़ी, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, क्या टाइम पीरियड होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस डाउनलोड eSarl app.